हाय, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमारा रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन में से थोड़ा सा रह गया था, है ना। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ना, छोटा सा है, छोटी सी वीडियो बनेगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होती क्या है, ये थोड़ा सा पहले पुराना थोड़ा कंपेयर करके देखना पड़ेगा। जैसे हमने पहले पढ़े थे कि कोई सा अनस्टेबल न्यूक्लियस है, एन है, अनस्टेबल है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करता है, रेडिएशन छोड़ता है। वो रेडिएशन 3 टाइप से छोड़ता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, है ना। इस तरीके से ये रेडिएशन की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं रेडियो एक्टिविटी में। अब इसमें ये जब करे मतलब रेडिएशन छोड़ देगा, रेडिएशन छोड़ने के बाद ये नया न्यूक्लियस बन जाता है ना। थोड़ा सा ट्रैफिक की आवाज़ आती है यार, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये रेडिएशन से ये छोड़ देता है, उसके बाद ये क्या करेगा, एक नया न्यूक्लियस बन जाएगा, एन डैश, है ना। तो हमने सिर्फ इसकी बात की थी पिछली वीडियो में। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियॉन बोल देंगे, तो न्यूक्लियॉन या नाभिक बोल, न्यूक्लियस भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये डीके होकर एक नया न्यूक्लियस बनता रहेगा, तब तक बनता रहेगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज ना हो जाए। तो जितने जैसे जैसे ये डीके होकर नया बनता रहेगा न्यूक्लियस, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो हमें इस पूरी वीडियो में सिर्फ इसकी बात करनी। रेडिएशन की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके, रेडिएशन के टाइप भी देख लिए, उसका नेचर भी देख लिए। तो यहाँ पे हमको देखना न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोई न्यूक्लियस है एन, ये डीके होगा और एन डैश बनाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, रेडिएशन निकलेगी। अब वो रेडिएशन 3 टाइप की हो जाएगी, अल्फा, बीटा और गामा। ये हो गई। इसमें एनर्जी भी इंक्लूड है, क्योंकि ये तो एनर्जी वाला फॉर्म ही है। एक नया न्यूक्लियस बना है, इसको हम बोलेंगे ओल्ड न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा हमारे पास न्यू न्यूक्लियस। तो बस इसी की बात हमें इस पूरी वीडियो में करनी है। तो यहाँ पे जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, ये हमेशा कंजर्वेशन लॉ का पालन करती है। कंजर्वेशन लॉज का, एक लॉ का नहीं, बहुत सारे नियम का पालन करती है। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले तो मास कंजर्वेशन होगा, मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन में इसका हो जाएगा क्या, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, और इसमें Z, ये दोनों क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। एटॉमिक मास मतलब जितना रेडिएशन निकला है, इन दोनों को तुम वापस जोड़ोगे तो वापस से ये बनना चाहिए। इसी को हम मास कंजर्वेशन से देखते हैं। मतलब इसमें A और Z क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सेकेंड नंबर पर इसमें एनर्जी, जितने टाइप की एनर्जी हैं सभी क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी होगी। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन भी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, रेडिएशन एनर्जी भी हो सकती है। जितने टाइप की एनर्जी है वो सब क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है। थर्ड बात, इसमें मोमेंटम, मोमेंटम मतलब संवेग, मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम, और मोमेंटम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक लीनियर होता है और एक एंगुलर होता है। तो इसमें लीनियर और एंगुलर दोनों टाइप के जो मोमेंटम है वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। तो ये सारे नियम का पालन करके चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इतनी बात तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सारी कंजर्वेशन लॉ लगेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बात हो गई। अब न्यूक्लियर रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, अगर ऑर्डर में देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये 3 लॉज का पालन करती है, कंजर्वेशन लॉ ही है तीनों। फिर अगली बात अपन करें तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर तुमने केमिकल काइनेटिक्स वाले लेक्चर देखे हैं तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने फर्स्ट ऑर्डर बताया था, वो पूरे नियम यहीं पे तुम लगा दो। फर्स्ट ऑर्डर में जितने लॉज, मतलब जितने फॉर्मूले, जितने टाइप के अपन ने कॉन्सेप्ट देखे थे, वो सब नियम यहाँ पे लग जाएंगे किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने बताया भी था वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, और ये होती है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डीके होता है, चरघातांकी, चरघातांकी टाइप का डीके होता है। इसका कर्व बनता है, अभी बनाएंगे अपन इस तरीके से, एक साथ अचानक से बढ़ता है, फिर स्टेबल हो जाता है, अचानक से घटता है और मतलब स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा, इसको बोल सकते हैं क्या, बनने वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या न्यू न्यूक्लियस, और ये क्या रहेगा हमारे पास, रिएक्टेंट। ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया, रिएक्टेंट की स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है वो n है, बाद में जो बचेगी वो कितनी हो जाएगी, और हट के हो जाएगी, इसलिए अपन स्टार्टिंग वाला n 0 मान लेते हैं, और बाद में ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग का t बराबर t टाइम पर ये n 0 था, और ये कितना रहेगा उस टाइम पर, 0 रहेगा।
और ये t बराबर t डैश टाइम पर मान लो n हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, n डैश बना है, n डैश बराबर मतलब n डैश बन चुका है, तो अपन n डैश को कैसे लिख सकते हैं, या n बराबर क्या लिख सकते हैं, n0 माइनस n डैश, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर मैं n डैश को लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं, n0 माइनस n, इस तरीके से लिख सकता हूँ। n डैश ये मतलब एक ही चीज़ है, अपन ने क्या करे हैं बस और जो स्टार्टिंग वाला था उसमें से जो प्रोडक्ट बना है उसको घटा रहे हैं, तो अपना t टाइम पर क्या निकल गया है, न्यूक्लियस की मात्रा निकल मतलब वैल्यू निकल गई है। इसको अपन अभी फॉर्मूले में जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो कितनी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है कि ये कंजर्वेशन लॉज का पालन करता है, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और एक्सपोनेंशियल होती है इसका जो डिके है। इसमें हम पूरी बात अब रेडिएशन की कोई बात नहीं करने वाले हैं इस लेक्चर में, बात करेंगे जो भी अपने पास नया न्यूक्लियस बनते जाएगा उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, उसका किस तरीके से डिके होता है, क्या वैल्यू निकल के आती है, सारे फॉर्मूले ग्राफ वगैरह देखना है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, आसान है। स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल डिके पढ़ना है अपने को, ये दिया था रदरफोर्ड ने और सोडी ने दिया था, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या होता है इसमें, हम पहले रिएक्शन देख चुके हैं कि रिएक्शन क्या होती है, कोई न्यूक्लियस होता है, डिके हो गए वो n डैश नया न्यूक्लियस बना लेता है और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज़ कर देता है, रेडिएशन रिलीज़ कर देता है। हमको रेडिएशन की बात नहीं करनी है, हम उसकी बात पहले ही कर चुके हैं। हमारा जो फोकस रहेगा वो n से n डैश कन्वर्ट होते टाइम क्या क्या घटनाएं घटेंगी उसकी बात करनी है। स्टार्टिंग की वैल्यू हम मान रहे हैं n0, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, n डैश हो जाएगा। ठीक है, हम n डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, तो n डैश बराबर n0 माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कितना बनेगा तो इन दोनों के अंतर के बराबर ही बनेगा कि इसमें से कितना कन्वर्ट होके अपना प्रोडक्ट बन चुका है, इतना होगा। अब रदरफोर्ड ने क्या बोले थे, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसके कॉन्सेंट्रेशन, जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को अपन कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री में, अगर वो रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो नेगेटिव लगा के लिखते हैं, और प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो पॉजिटिव लगा के लिखते हैं। हमको यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट की बात करनी है, तो रिएक्टेंट की बात करेंगे तो इसके जो एक्टिव न्यूक्लियस का जो भी एक्टिव न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ये एक्टिव न्यूक्लियस बचा है, स्टार्टिंग की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक्टिव न्यूक्लियस n बचा हुआ है, तो वो जितना वो उसकी वैल्यू रहेगी उसकी रेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसकी प्राइमरी जो भी वैल्यू थी। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं माइनस dn/dt, जो भी एक्टिव न्यूक्लियस हैं उस टाइम पे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास n0 थी। ये पूरा का पूरा रदरफोर्ड की इक्वेशन थी, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही पूरी मिलती जुलती है। तो यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक नियतांक लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, माइनस dn/dt बराबर लेमडा n0। ये एक लेमडा यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है ना। फॉर्मूले जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, और मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही लिखूंगा। अब यहाँ पे लेमडा क्या है, तो लेमडा है हमारे पास डीके कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इस पदार्थ की प्रकृति, मैटर का नेचर क्या है, वहाँ पे किस टाइप का पदार्थ लिया जा रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या अपने पास लेमडा, और किसी भी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि टेम्परेचर पर, या ये उस टाइप का नहीं है जैसे कि हम कहाँ पढ़ते थे और केमिस्ट्री में पढ़े थे, वैसा नहीं है। ये डिपेंड करता है सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पे, मास पे डिपेंड नहीं करता है कितना बड़ा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा है, और ठंड है, गर्मी है, किस टाइप से है, रेडिएशन उसके हिसाब से चलती है, डीके उसके हिसाब से चलते जाता है। लेमडा सिर्फ डिपेंडेबल है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, सिर्फ पदार्थ की सब्सटेंस की नेचर किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, इसी को हम थोड़ा सा और बांट के लिखते हैं। कैसे बांट के लिखते हैं, तो n को यहाँ पे ले आते हैं, माइनस dn/n0 बराबर लेमडा और dt। पूरा अवकलन समाकलन जो भी करना है, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद हमें दो फॉर्मूले मिलते हैं। एक मिलता है किस तरीके से तुमने पढ़ा होगा, एल लॉग वाला, के बराबर 2.303 बटे में टी इंटू में log
10 बेस पर n0/n। ये केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे k की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, लैम्डा का। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बना। सेकेंड फॉर्मूला विदाउट लॉग, ये लॉग को हमको हटा के बनाना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला बनता है। सेकेंड नंबर पर n बराबर n0 e⁻ λt, एक फॉर्मूला हमारे पास ये बना। अब इसमें से एक्सपोनेंशियल डिके वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो वो है अपने पास एक्सपोनेंशियल डिके वाला ये वाला। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल डिके वाला फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये किस तरीके से पूरा काम करता है, किन फॉर्मूले पे डिपेंडेबल है। ये पूरी रिएक्शन थी, ये फॉर्मूले हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से बने हैं। लैम्डा यहाँ पे क्या है, डीके कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है सब्सटेंस का नेचर के साथ। दो फॉर्मूले बने हैं, एक ये वाला बना है जिसमें हम log 10 बेस पर n0 क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग का जो भी न्यूक्लियस थे और यहाँ पे n है, कुछ टाइम बाद कितने एक्टिव न्यूक्लियस बचेंगे। अगर हम एक्सपोनेंशियल डीके देखें तो n बराबर n0 e⁻ λt, इस तरीके से होता है। अब इसको अपन प्रोडक्ट के इसमें भी रिलेटेड करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है n डैश क्या है, प्रोडक्ट, कितना न्यूक्लियस डिके हुआ है ना। इसको ऐसे ही बोलेंगे कि यहाँ से डिके होने के बाद यहाँ पे पहुँच गया है, तो जितना स्टार्टिंग का बचा वो तो यहीं बचेगा ना। इधर जितना बन रहा है वो क्या है, वो डिके वाला कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि रेडिएशन में कितना निकल गया है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कितना बनेगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि कितना आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं बात कर रहा था। ठीक है, वो उधर गीता बैठी थी यार, उसने पूछ के बैठी थी कि जब तक नहीं आए मैं बैठ जाऊं क्या। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास कितना है, बोलेंगे इसको कि कितना डिके हुआ। हाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं, कितना डिके या क्षय हुआ, ऐसे ही बोलेंगे। तो n डैश हमारे पास हमेशा किसकी वैल्यू रहेगी, डिके, कितना निकल गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और यहाँ पे जो n है हमारे पास, ये क्या है, कितना बचा हुआ है। ये बचा हुआ है और ये कितना ख़त्म हुआ है, तो इसको बचे हुए के उसमें रिमेनिंग, बचा हुआ, और ये कितना डिके हुआ। तो n डैश अगर निकालना है तो इसको क्या करते हैं अपन, प्रारंभिक वाले में से घटा देते हैं n। और n क्या है हमारे पास, n0 e⁻ λt। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बन के निकलेगा क्या, n डैश बराबर n0 कॉमन आ जाएगा क्योंकि उसकी जगह पे भी तो n0 e⁻ λt आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस e⁻ λt आ गया। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बने हैं। ये वाले पोर्शन है हमारे पास डिके वाला, जब भी पूछे कि डिके कितना हुआ तो ये n डैश निकाल लेना। जब भी पूछे बचा हुआ कितना, तो हमारे पास कितना है, ये रिमेनिंग वाला इतना है। ठीक है, क्लियर। हमारे पास n है, n डैश है। n0 हमेशा स्टार्टिंग वाली वैल्यू रहेगी जब प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट को ऐसे ही अपन समझ रहे हैं कि कितना रेडिएशन में वो डिके होते जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हैं। शायद वो इक्वेशन थोड़ा सा अलग बना दिया था मैंने पहले ना, पर ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आना है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये अपन किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। और एक्सपोनेंशियल वाला अपन ये पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला n वाला है और एक फॉर्मूला वो n डैश वाला है। n डैश बराबर क्या है, n0 कॉमन लिए 1 माइनस e⁻ λt हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें दो चीज़ें पढ़नी है हमको। ये जो टाइम है हमारे पास, इससे रिलेटेड पढ़ना है। कौन सा टाइम है, ये जो अपन t बराबर 0 टाइम ले रहे थे और यहाँ पे t बराबर t टाइम ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पे t बराबर 0 पे तो ये था, t बराबर t टाइम पर ये आ गया था। तो यहाँ पे ये जो टाइम है हमारे पास, ये t, ये दो तरीके से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है t हाफ लाइफ, TH, फिजिक्स में TH बोलते हैं, और एक होता है t एवरेज। दो हाफ अपने को लाइफ निकालनी है, एक TH हाफ लाइफ मतलब क्या, वही अपना की स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट में कितना n0/2 बन चुकी है या स्टार्टिंग से n0/2 बची हुई है। और सेकंड क्या है हमारे पास, एवरेज लाइफ है। एवरेज लाइफ मतलब जैसे जितने भी न्यूक्लियस हैं, एक्टिव न्यूक्लियस, उनकी लाइफ क्या होगी उसको डिवाइड कर दो किससे, जो भी स्टार्टिंग वाले जो भी वैल्यू है हमारे पास न्यूक्लियस की, तो वो कितनी निकलेगी वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, छोटी छोटी सी चीज़ें दो।
अब ये जो पूरा जो हमारे पास डिके हुआ है इसको यूनिट में भी नापते हैं अपन। और जो तुम्हें याद हो तो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे थे हम, तब मैंने बोला था कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम बेकुरल था और उसी के आधार पर अपन ने इसकी यूनिट दे दी। बाद में क्यूरी करके पति पत्नी आए थे, तो हम जो डिके है उसकी यूनिट भी लिखते हैं। डिके की यूनिट ऐसे लिखते हैं, एक बेकुरल में अगर नाप रहे हैं तो एक बेकुरल मतलब होता है 1 डीके पर सेकेंड। एक बेकुरल 1 डीके पर सेकेंड। और अगर हम क्यूरी वाली यूनिट देख रहे हैं, क्यूरी ने जो दी थी उसके बराबर होता है 3.70 इंटू 10 की पावर 10 डीके पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास दो अलग अलग टाइप की क्या है यूनिट है। अगर तुम इसमें बात कर रहे हो उस हिसाब से क्वेश्चन में यूनिट यूज़ कर सकते हो, वैसे इसके ऊपर इतना आता नहीं है। फिर अब अपने को दो चीज़ पढ़नी, एक पढ़ना है क्या टी हाफ लाइफ, दूसरा पढ़ना है एवरेज। तो टी हाफ लाइफ मतलब क्या होता है कि जो भी स्टार्टिंग के न्यूक्लियस है N0 वो कितना हो जाए, मतलब यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखे थे N से N डैश प्रोडक्ट बन रहा था, साथ में रेडिएशन, अब वो नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे T बराबर 0 पर ये कितना रह जाए 0, ये 0, और T बराबर T हाफ लाइफ, इतना टाइम कि ये जो है अपने पास स्टार्टिंग वाला ये कितना बच जाए N0/2, तो ये बनने वाला भी कितना रहेगा N0/2। N और N डैश नहीं लिख रहा हूँ, ये इतना इतना हो जाएगा। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, N बराबर N0 और e⁻ लैम्डा T हाफ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे N0 लिखेंगे 1/2 से कटेगा, log वगैरह लेंगे, तो फाइनली क्या बनने वाला है, इसी से बना रहे हैं, है ना। तो इसी से बनेगा क्या अपने पास T हाफ बराबर log ln बेस पर है 2 बटे में आ जाएगा लैम्डा, ये बनेगा हमारे पास T हाफ। और ln e बेस पे 2 है तो इसको 2.303 इंटू में अपन क्या कर सकते हैं, log 2 की वैल्यू रख सकते हैं 0.3, तो जो फाइनली बनेगा वो बनेगा TH बराबर 0.693 बटे में लैम्डा, ये बनेगा। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आए किसके, टी हाफ लाइफ, है ना। टी हाफ लाइफ मतलब क्या कि यहाँ पे हमारे पास n बराबर 50% है, मतलब बचा हुआ 50% है, और n डैश मतलब भी कितना है 50%। डीके भी 50% हुआ है, बना भी कितना है, बचा भी कितना है 50%। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। सेकंड हमारे पास आता है टी एवरेज। टी एवरेज मतलब क्या कि जितने भी एक्टिव हैं, सभी एक्टिव न्यूक्लियस का जीवन काल, न्यूक्लियस ऐसा नहीं लिख सकते, न्यूक्लियस का लाइफ स्पेन कितना है। अगर अपन टोटल लाइफ स्पेन देखें, वो कई वर्षों कितना भी हो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, तो टोटल लाइफ स्पेन कितना हो बटे में, ठीक है, जितने भी स्टार्टिंग के प्रारंभिक न्यूक्लियस की संख्या, इससे डिवाइड कर दो। तो इससे जब अपन डिवाइड करेंगे तो अपना जो वैल्यू है वो कट जाएगा। टोटल न्यूक्लियस का नंबर अपन ले लेंगे, वो कितना भी होगा, मान लो जितना भी है यहाँ से, और नीचे अपन N0 से ही भाग दे रहे हैं, तो कट पिट के जो अपना आता है टी एवरेज लाइफ वो आती है 1/λ, ये आती है, ठीक है। टी एवरेज बराबर आती है 1/λ। अब इसके लिए भी अपन ये इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ये वाला जो n है और n डैश है। हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी है, n के लिए हमारे पास N0 और e⁻ λt, और n डैश बराबर N0 बाहर और 1 e⁻ λt, दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो 1/λ, यहाँ पे 1/λ रखोगे, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, e⁻ आया मतलब N0/e आया। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू रखोगे तो n बराबर निकल के आता है क्या, N0/e आता है। तो जब यहाँ पे रखोगे तो क्या निकल के आएगा, e की पावर वापस से वही आएगी। तो यहाँ पे जो आएगा, देखो फाइनली लिख रहा हूँ, n डैश बराबर N0 वैसा का वैसा, और इंटू में यहाँ पे बचेगा क्या 1 - 1/e, तो e - 1/e, यहाँ पे निकल के आता है e - 1/e, इस तरीके से निकल के आता है। e की वैल्यू होती है 2.732 करके है कुछ, तो जब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो परसेंटेज में निकल के आएगा, ये बचेगा n बराबर 0.37 लिखो N0, मतलब जो बचा हुआ हमारे पास है वो बचेगा 0.37। परसेंटेज में देखोगे कितना बचेगा 37%। और यहाँ पे जो n डैश निकलेगा, n डैश बराबर निकलता है 0.63 N0, मतलब कितना निपट चुका है, कितना मर चुका है, तो कितना है वो, इतना गया 0.63 गया, मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ 63% खत्म, और ये हमारे पास बचा हुआ, दोनों वैल्यू आ गई।
तो यहाँ पे टी एवरेज लाइफ वो लाइफ है जहाँ पे 37% बचेगा, 63% ख़त्म मर जाएगा। और यहाँ पे टी हाफ लाइफ क्या है, तो 50% बचेगा, बचा हुआ है ना, रिमेनिंग है, और ये क्या हो गया, ख़त्म। ठीक है, ये 50% ख़त्म और 50% बचा, ये फॉर्मूले बने। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला बना, ये है ना, 1/λ। तो अब अपन टी एवरेज और टी हाफ लाइफ में अगर देखें कॉमन चीज़ क्या है, दोनों का रिलेशन देखें, तो यहाँ पे 1/λ बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 1/λ है, लेमडा को बाहर कर लो तो 1/λ ही लिख दूंगा, तो 1/λ की जगह पे टी एवरेज लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में अगर अपन रिलेशनशिप निकालें, संबंधी किस टाइप के निकलेंगे, तो ये संबंधी निकलेंगे टी एच बराबर 0.63693 इंटू में टी एवरेज, ये एक फॉर्मूला। या फिर इसको डिवाइड करें तो ये निकलेगा टी एवरेज बराबर 1.44 टी हाफ। थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हूँ मैंने, बस 0.693 की ये जो इसके नीचे क्या कर दिया, भाग दे दिया, भाग देने पे 1.44 आए। तो दिख रहा होगा कि टी एवरेज क्या होता है, बड़ा होता है, और टी हाफ क्या होता है, छोटा ही होता है। और ये इससे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा खत्म हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू निकली हमारे पास, है ना। फॉर्मूले अच्छे से याद रख लेना है, ये टी हाफ लाइफ वाला है और ये हमारे पास क्या है, एवरेज वैल्यू है। इसमें भी एक आज शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। पहले ग्राफ देखते हैं कि यहाँ पे ग्राफ कैसे बनता है, टाइम के साथ डीके कैसे होता है, कौन सी चीज़ रिएक्टेंट कैसे घटता है और प्रोडक्ट कैसे बढ़ता है, एंड डैश कैसे बढ़ता है, और ये इसका एक अपन ग्राफ देखते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ना है अपने। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे हम टाइम के साथ देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास नाभिक है वो किस तरीके से डिके होते जाता है। यहाँ पे दो ग्राफ लिए हमने, एक घटता हुआ और एक बढ़ता हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बढ़ रहा है वो अपन एंड डैश मानेंगे, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हो रहा है, डिके हो रहा है, प्रोडक्ट बनते जा रहा है। और यहाँ पे जो घटता हुआ ले रहे हैं वो रिएक्टेंट ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर कट। अब यहाँ पे अपने को टाइम के साथ कैसे चेंज होता है वो देखना है। तो दिख रहा है कि लेग लॉग फेज में जा रहा है, इसकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ वाला तुमने देखा भी होगा वो ग्राफ बायो में, वैसा ही ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल वाला। ये घटते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ये वो टाइम है जब यहाँ पे जो एक्टिव न्यूक्लियस, यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन बनाई है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये n0 क्या है, स्टार्टिंग वाला न्यूक्लियस है मेरे पास, n0 अपन मान के चल रहे हैं। और t टाइम पर यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट वाला 0 है ना, n डैश क्या है यहाँ पे 0 है, और ये क्या है n0 बराबर अपन n वही अपना n0 है जो भी ले रहे थे अपन स्टार्टिंग वाला, ठीक है। ये डिके हो रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, ये वाला वो टाइम होगा, ये वाला टाइम कौन सा होगा, तो ये होगा अपने पास टी हाफ लाइफ। और इस टाइम पर n डैश और n0, n डैश और n सॉरी n0 नहीं, n डैश और n क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, कि यहाँ पे 50% क्या हो चुका होगा, डिके, मतलब 50% खत्म, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना होगा, बचा हुआ 50% है। तो ये वो टाइम है, यहाँ पे दोनों क्या है, हाफ हाफ। ये दिख रहा है कि ये बढ़ते बढ़ते हाफ हो गया और ये घटते घटते हाफ हो गया। तो ये टाइम कौन सा कहलाएगा, हाफ लाइफ। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे देखो, ये मान लो यहाँ पे मान लेते हैं अपन कि ये वाला एवरेज लाइफ है। एवरेज लाइफ पर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है एवरेज लाइफ, इसको अलग कलर से बनाते हैं। एवरेज लाइफ है अपने पास, इस एवरेज लाइफ पर क्या होता है, तो एवरेज लाइफ पर ये जो प्रोडक्ट है हमारा रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट कितना बचेगा, n बराबर 37% बचेगा n0 का, और ये वाला बचेगा जो बन रहा था प्रोडक्ट n डैश, वो कितना बचेगा, तो वो बचेगा कितना, 63% बन चुका होगा स्टार्टिंग वाला n0। फॉर्मूला हमने पहले पढ़े थे, n डैश बराबर क्या था, तो n0 1 माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा टी था, और इसी से अपन ने इसको निकाले। ये क्या था, तो ये था n0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये एक्सपोनेंशियल वाला अपने पास था फॉर्मूला, है ना। और एक और वो था 2.303 बटे में टी इंटू में log n0 बटे n, वो वाला फॉर्मूला भी यूज़ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब। ये वाला भी, ये ग्राफ अच्छे से समझ लेना कि इसमें क्या क्या हो रहा था, एक एवरेज लाइफ पे बना है और एक टी हाफ लाइफ पे। अब अपने पास एक टाइम भी पूछ लेता है, एक शॉर्ट ट्रिक भी है टाइम से रिलेटेड। कैसे पूछ लेता है कि यहाँ पे n बराबर कितना होता है, n0 और e टू दी पावर माइनस लेमडा टी। तो कभी कभी तुमसे बोल देता है, कैसे बोल देता है, वहाँ पे मैंने समझाया था ये सब चीज़ें कि n से बना n डैश, प्रोडक्ट क्या बना अपने कोई मतलब नहीं है, t बराबर 0 हो रहा है, t ऐसा नहीं,
t बराबर कोई टाइम है जिस पे ये घट के कितना हो गया n हो गया है, और कोई t बराबर t हाफ लाइफ है जिस पर ये कितना हो जाता है तो n0/2 हो जाता है हाफ लाइफ। ये दे देता है t कोई सा टाइम दे देता है और t हाफ तुमसे पूछता है, तो इसको लेके एक शॉर्ट ट्रिक भी बनती है। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है, तो यहाँ पे n0/n बराबर 1/2 और इस पूरे की पावर लेते हैं अपन n0 नीचे ही आता है, गड़बड़ हो रहा है। n/n0 बराबर 1/2 की पावर n। अब ये जो n है इसको अपन लिखते हैं n बराबर t नॉर्मल टाइम जो भी देगा और t/t हाफ। इससे तुम पता कर सकते हो ये शॉर्ट ट्रिक लगा के कि जैसे बोलते हैं ना कि 1/8 बचा, 1/16 बचा, तो कितने अर्धायु काल पार कर चुका है, या नॉर्मल टाइम इतना था तो ये t कितने हाफ लाइफ ये है तो कितने टाइम बाद इतनी वैल्यू बची। क्वेश्चन करेंगे जब ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। अपने n और n डैश भी कैसे देख लिए, इक्वेशन से देख लिए। क्या है यार, बहुत ही ट्रैफिक हो गया आजकल, पता नहीं क्या छुट्टे ऐसे सांडों की तरह निकल रहे हैं, बिल्कुल छुट्टे सांड होते हैं ना, बिल्कुल भाग रहे हैं लाइन से और दे रहे हैं हार पौ पौ पौ। टाइम ख़राब, मतलब आवाज़ भी बेकार करवा रहे हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, समझ लेना। अब अपने को आगे पढ़ना है ना, तो ये समझ में आ गया होगा क्या क्या हो गया। पहले इक्वेशन से देख लिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे बना, ग्राफ भी देख लिए, टी हाफ लाइफ टी एवरेज लाइफ भी देख लिए। एक और चीज़ बच रही है, जब तुम्हें वो क्या दे दे, वैल्यू बेस्ड दे दे। कैसे वैल्यू बेस्ड, मतलब ग्राम में दे दे, तब क्या करना है। एक्टिविटी ऑफ सैंपल, सैंपल को हम उसी में लेंगे ना, बाहर वगैरह में ले सकते हैं। एक्चुअल में ये भी तुम्हें आता है, कैसे आता है, हमने अभी देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं, बराबर होती है। रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें याद हो केमिकल काइनेटिक्स में अगर पढ़े थे हो तो तुम, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है क्या, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं अपन dN/dt, रिएक्टेंट के लिए माइनस लगा देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन यही तो है। तो यही है यहाँ पे क्या, एक्टिविटी ऑफ सैंपल। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको अपन R से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन है, इसी को अपन किससे बताते हैं, R से बताते हैं। यही अपने पास वही है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी है या फिर एक्टिविटी ऑफ सैंपल। फिजिक्स है तो एक्टिविटी ऑफ सैंपल बोल देते हैं, केमिस्ट्री होती तो रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। आर बराबर क्या हो गया, -dN/dt। अब dN/dt पूरा रिप्लेस करके अगर मैं लिखूं और इसको आर को सिंपल आर लिख दूं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा λn लैम्डा या λn, ये आ गया। तो आर यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, n के, या इसको n बोल सकते हैं, एक्टिव न्यूक्लियस या एक्टिव न्यूक्लियन है। अब एक्टिव न्यूक्लियन की जगह पे अगर कुछ वेट दे दे तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, m/mw भी लिख सकते हैं। कैसे रिप्लेस करके इस पूरे को, एक्टिव न्यूक्लियन को कैसे लिखते हैं अपन, देखो R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाए तो यहाँ पे एवोगैड्रो का गुणा कर दो बट्टे इंटू में मोल, और मोल कैसे निकालते हैं, जो भी दिया हुआ द्रव्यमान है बट्टे में क्या हो जाए, मोलिकुलर वेट mw। तो जो एक मोल जितना भी मोल दिया उससे Na का गुणा कर दो, तो तुम्हारे पास क्या पता चल जाएगा, उसके एक्टिव पार्टिकल, और उसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव न्यूक्लियन। मतलब यहाँ पे जो N है वो अपन क्या लेते आ रहे हैं अब तक, एक्टिव न्यूक्लियन। और एक्टिव न्यूक्लियन कैसे निकालेंगे, तो एक्टिव न्यूक्लियन निकालने के लिए एक्टिव न्यूक्लियन निकालने के लिए क्या करना है तुम्हें, नंबर ऑफ मोल और इनटू में क्या कर दो, Na से गुणा कर दो, तो तुम्हारे पास क्या निकल जाएंगे, एक्टिव नंबर ऑफ मोल से क्या निकल जाएंगे, एक्टिव न्यूक्लियस। तो ये वहीं पे हमने ये वही करें कि यहाँ पे क्या करें, मोल निकाले उससे Na का गुणा कर दें, और वही अपन इसको क्या करेंगे, समानुपाती हटाएंगे तो वही अपने पास क्या लगेगा, लैम्डा लगेगा। तो R बराबर क्या हो गया, लैम्डा Na, और यहाँ पे क्या आ गया, M/MW, मोलिकुलर वेट, जो भी तुम्हें दिया है सब्सटेंस उसका, है ना। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले आ गए, एक तो R बराबर क्या आ गया अपने पास, λn, और एक क्या आ गया, R बराबर लैम्डा, और उसमें पूरा अपन ने निकाले हैं उसका एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, इजी है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। अब यहाँ पे R किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो R डिपेंड करता है M के ऊपर, है ना। इसके बाद किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये N के ऊपर, एक्टिव न्यूक्लियस कितने हैं, उसका द्रव्यमान कितना है, बाकी की कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही होते हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा चेंजेस आता नहीं। ये फॉर्मूला हमारे पास बना है इसके लिए, ठीक है, क्लियर बात। अब अगला देखो, इसमें ये अपन ने बना तो लिए, अब अगर ये जो है रेट, यही अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, साम्य अवस्था बन जाए, तो इसको अपन रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बस पे से कोई सामान फेंक रहा है यार, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर अपन R1 और R2 लें तो इसमें दोनों की क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बराबर होगी। इक्विलिब्रियम पे यही तो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है। हमने यहाँ पे देख लिया, ये फॉर्मूला भी यूज में आ सकता है और ये वाला भी, लैम्डा भूलना नहीं है यहाँ पे।
R1 बराबर R2 हो गया। और बाकी अपन ने जो हाफ लाइफ एवरेज लाइफ पढ़े हैं वो यहाँ पे भी अपनी एप्लीकेबल हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो R बराबर R0 e टू दी पावर माइनस लेमडा टी, इससे तुम टी हाफ भी इस पे अप्लाई कर सकते हो और टी एवरेज भी। बस ये रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में आ गया, वहाँ पे अपन एक्टिव न्यूक्लियस के फॉर्म में बनाए थे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही हाफ लाइफ पे 50% रेट ऑफ रिएक्शन बचेगी और टी एवरेज पे कितनी हो जाएगी, 37% रेट ऑफ रिएक्शन बचेगी। यहाँ पे अपन ये ले रहे हैं R1 बराबर R2। अब R1 बराबर अगर ले रहे हैं तो रिएक्टेंट के लिए अपन मान लेते हैं कि N और यहाँ पे N1 लेमडा 1 और N1, ये हो गया बराबर क्या हो जाएगा, N लेमडा 2 N2, ये दो डिफरेंट टाइप के अपन रिएक्शन मान लो, या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर भी मानते हैं कि A और B, A से B बन रहा है तो A के और B के, तो दोनों अगर इक्विलिब्रियम पे आ रही हैं, दो रिएक्शन डिफरेंट है इस तरीके से, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कभी कभी दे देता है ऐसा, तो यहाँ पे N1 बराबर N1 बटे N2 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा 2 बटे लेमडा 1, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे N1 और N2 टी हाफ पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? क्योंकि हमने पढ़े हैं कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या था, 0.693 बटे में क्या था, लेमडा था। तो ये डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता है, किसके थ्रू डिपेंड करता है, लेमडा के थ्रू। तो यहाँ पे टी हाफ का अगर बनाए अपन तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आगे कंटिन्यू करते हुए टी हाफ 1 बटे टी हाफ 2, क्योंकि लेमडा 2 यहाँ पे इन्वर्स है तो इन्वर्स में आ जाएगा। तो ये वहाँ मेरे पास एक और फॉर्मूला बना। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो अभी क्वेश्चन करने में तुम्हें काम आएंगी। और अगली बात, जैसे कोई न्यूक्लियस है ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, मतलब एक ही न्यूक्लियस में जो डिके होते जा रहा है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई सा भी न्यूक्लियस जब भी डिके होता है तो वो खुद नहीं बचता है, फिर वो दूसरा बन जाता है। जैसे यूरेनियम चेंज होके थोरियम बन रहा था कुछ डिके अल्फा बीटा निकालने के बाद, डिके होने के बाद, या फिर यूरेनियम अपना क्या बन रहा था, लेड बन रहा था, है ना। तो ऐसे चेंज हो रहा है तो कोई खुद नहीं बचता है ना, वो नया अपना नया रूप, नया एटम बन जाता है। तो जैसे जैसे डिके होते जाएगा, ये मान लो क्या है, अनस्टेबल है और इधर जाने पर क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि इस तरीके से रिएक्शन है, डिके हो रहा है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा डिके स्टेबल होगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर डी, फिर सी और फिर बी और फिर ए आएगा। ये तुम्हारा डिके का ऑर्डर होगा। और अगर तुमसे पूछ ले रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो रिएक्टिविटी मतलब ये ROR, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो ए की ज़्यादा, फिर बी की उससे कम, सी की उससे कम और डी की सबसे कम। मतलब रिएक्टिविटी टाइम के साथ घटती है और डीके टाइम के साथ बढ़ता है। सॉरी, स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत नहीं, रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए की ज़्यादा होगी, मतलब टाइम के साथ रिएक्टिविटी घटेगी। और डीके से जो स्टेबिलिटी है, यहाँ पे डीके से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो यहाँ पे डी की स्टेबिलिटी ज़्यादा, रिएक्टिविटी ए की, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये बेसिक इसको थोड़ी चीज़ें जो क्वेश्चन में काम आए। और भी चीज़ें हैं, पूछी तो नहीं जाएगी पर जान लो ऐसे ही मनोरंजन के लिए। जैसे कि ये जो रेडियो एक्टिव होते हैं, आगे जाओगे तो पढ़ोगे MBBS में कि रेडियो एक्टिव का बहुत जगह पे मेडिकल यूज़ भी होता है। मेडिकल यूज़ कैसे, जैसे ब्लड कैंसर का पता करने के लिए गोल्ड का या सोडियम का यूज़ करते हैं, और उसके समस्थानिक आइसोबारिक का यूज़ करते हैं, नॉर्मल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कार्बन 40 होता है उस तरीके से यूज़ करते हैं। मेडिकल में ब्लड कैंसर में यूज़ करते हैं, जैसे गले में अपना क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है ना, थायराइड का बड़ी हो जाती है, तो उसमें भी आयोडीन का यूज़ करते हैं। आयोडीन में 131 का यूज़ करते हैं, 127 का यूज़ नहीं करते हैं। और भी हैं जैसे कि ये मेडिसिन में है, और भी अपना जैसे कि फार्मिंग वाले में भी है। फार्मिंग में बहुत खदान वगैरह, खाद वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि जीवाश्म रहते हैं ना, फोसिकल्स सुना ही होगा, जीवाश्म, उसके लिए कार्बन 40 का यूज़ करते हैं। तो ये सब रेडियो एक्टिव जो भी हमारे पास है उनका यूज़ किया जाता है। आइसोबारिक न्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप की चीज़ें पता करने में, ऐसा है ना। पृथ्वी की आयु भी पता करने के लिए शायद पोटेशियम का यूज़ किया गया था, पोटेशियम 40 का यूज़ किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये फॉर्मूले सब याद होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई अपने पास न्यूक्लियर रिएक्शन में। अब अपन क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है 40% से 85% तक डिके होने में कितना टाइम लेगा कोई भी सब्सटेंस, अगर उसका हाफ लाइफ कितना है, 30 मिनट है। तो इस अब ये जो पूरा हमने पढ़े इसमें ये फॉर्मूला था ही नहीं, है ना, वो बता रहा हूँ मैं। अब मैंने केमिकल काइनेटिक्स की एक वीडियो बनाई थी, उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर पूरा ना भी देखो तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जरूर देख लेना यार। मैंने जितना भी बताया था वो सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में ये चीज़ ना बुक में दी है ना कहीं पे दी हुई है, वो केमिस्ट्री में मैंने बताया था, वही यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। वहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था,
ये क्वेश्चन इस टाइप का है, 40% से 85%, मतलब कि बीच का कहीं पूछ लिया। जैसे कि कोई न्यूक्लियस एस है, एन है, वो कितना हो रहा है, डीके होके एन डैश बनाता है, ये अपन ने पढ़ते आए हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये 100% था, वो डीके होके कितना हो गया, डीके होके 40% डीके हो गया, तो बचा कितना, 60% बचा। और डीके हो गया 85%, तो बचा कितना, 15% बचा। ये फिर बाद में मान लो 0% तक जा रहा है, 0% हो गया है ना, खत्म हो गया। उसी दौरान ये अपन एन की बात कर रहे हैं, है ना, एन इतना, एन डैश कितना होगा उसी टाइम पे, एन डैश 0% होगा। ये बोल रहा है कि 40% डीके हुआ, फिर कितना हो गया, ये 85% बन गया, फिर यहाँ पे 100% डीके हो गया। तो ये जो तुमसे बीच वाला पूछ रहा है कि जब 40% से 85% डीके हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, और उसने हाफ लाइफ दी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला में लिखवाया था, कहीं बीच का पूछे तो कैसे करना है। जैसे कि ये स्टार्टिंग का टाइम है तो ये T1 टाइम होगा और ये T2 टाइम होगा। हमेशा डीके दिया जाता है क्वेश्चन में, कभी भी कितना बचा वो नहीं दिया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ, वहाँ पर जो बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था K बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 बटे में T2 माइनस T1 सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, लोग 10 बेस पर, और ऊपर हमेशा बड़ी वैल्यू आती है, बड़ी वैल्यू 60% है, मतलब कि N1 आ जाएगा यहाँ पे अपन अगर N1 माने, और सेकेंड क्या माने, N2। ये मान लो कितना है, N1 है और ये कितना है, N2, ठीक है। तो N1 बटे N2, बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे, 60% ऊपर 15% नीचे। तो ये फॉर्मूला है। अब अपन यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हैं क्या, लेमडा, लेमडा लिख दें। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में क्वेश्चन आया है, और इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें आया है, उधर भी आया है केमिस्ट्री में, इसी टाइप का सेम, कि बीच का टाइम पूछा है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब हमारे पास लेमडा है नहीं, तो लेमडा की जगह पे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, हाफ लाइफ वाला यूज़ कर सकते हैं ना। लेमडा मतलब टी हाफ बराबर कितना होता है, 0.693 बटे में लेमडा, क्रिस क्रॉस करो और टी हाफ नीचे चला जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, ये वाला। तो लेमडा की जगह मैं ये रख रहा हूँ, कैसा, लेमडा बराबर 0.693 बटे में टी हाफ, ये मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे रख देते हैं 0.693 बटे में कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा बराबर 2.303 T2 माइनस T1 अपने को निकालना है, T2 माइनस T1 निकालना है। लो कितना, देखो 40% डीके हुआ, ये वैल्यू तुम्हें दी हुई है डीके की, 40% डीके हुआ है तो बच्चा कितना, वो लिखा है 60%, 60 ऊपर आया, नीचे कितना आएगा 15%, काटो तो 15 चौक 60। ये जो है वो ये वैल्यू आती है ln2 से आती है, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इतना तो पता होना चाहिए, 0.3 इंटू में 2.303 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से ये कटेगा तो 0.3 बचेगा, मतलब ये पूरा कट के 0.3 बचेगा। टी हाफ लाइफ दिया उसने 30 मिनट, 0.3 बटे में 30 लिख देंगे बराबर। अब इसको और सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट काटना नहीं है। T2 माइनस T1 log 4 की वैल्यू निकल के आती है, 2 की पावर 2 होता है तो 2 आगे आ जाएगा, log 2 बचेगा। और log 2 की वैल्यू होती है कितनी, 0.3 यहाँ से कटेगा, 0.3 से 30 2 60 बचेगा, मतलब T2 माइनस T1 बराबर बचेगा 60 मिनट। तो 40% से 85% तक डीके होने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट लगेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से केमिस्ट्री में भी याद करना है और फिजिक्स में भी याद करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। फिर से मोस्ट कॉमन टाइप का क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। 2014 में पूछा था, क्या पूछा था कि x y में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी हाफ लाइफ है 1.4 × 10⁹ ईयर, और उस एक चट्टान है, उसके अंदर ये मिला है, कितना मिला है, x और y का अनुपात मिला है, रेशो मिला है 1:7। चट्टान की आयु कितनी होगी ये तुमसे पूछा है, तो इसमें अपनी टिक लगने वाली है। तो कभी भी ऐसा अनुपात दिया जाए तो देखो, स्टार्टिंग में t बराबर 0 टाइम पर, ये y थोड़ी ना रहा होगा, y पूरा क्या रहा होगा, x ही रहा होगा, तो ये कन्वर्ट होकर इसमें बना है ना। तो स्टार्टिंग का जो t बराबर 0 है, x बराबर कितना रहा होगा, 8 ही तो रहा होगा। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ n0 बराबर स्टार्टिंग न्यूक्लियस कितने रहे होंगे, 8 ही रहे होंगे ना। अभी के प्रेजेंट टाइम में n बराबर कितना है, तो वो है 1, मतलब अभी का जो प्रेजेंट है t बराबर t टाइम, बीत जाने के बाद ये रेशो अपने को मिलता है। तो तुमसे ये टाइम तो पूछा है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखवाई थी, बहुत इजी थी। n बटे में n0 बराबर 1/2 पूरे की पावर n है। n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है t बटे t हाफ। इससे अपन निकालने वाले दोस्त क्या, इस चट्टान की आयु, हाफ लाइफ तुम्हें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.4। देखो n कितना है, 1 है, n0 कितना स्टार्टिंग 1/8 है, तो 1/8 पूरे की पावर कुछ भी नहीं है, 1/2 और पूरी की पावर है n। 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर n, ऐसा लिख सकता हूँ ना।
n बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो n बराबर 3। ठीक है, अब n बराबर 3 है तो यहाँ पे रख दो, तो 3 बराबर t निकालना है। t हाफ कितना 1.4 इंटू 10 की पावर 9 ER। इतनी पुरानी चट्टान कर क्या रही थी। t बराबर आ जाएगा कितना 42 इंटू में 10 की पावर 9 ER। ये आंसर है तुम्हारा। बहुत सड़ा क्वेश्चन है, ये ट्रिक लगेगी, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आसानी से क्वेश्चन आ जाए। तो जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन आए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अनुपात को पहले स्टार्टिंग में टोटल मान लेना है स्टार्टिंग वाला, और टी टाइम पे जो भी तुम्हें अनुपात में दिया है उसके आगे का वो प्रेजेंट टाइम का हो जाएगा, और लगा देना अपनी शॉर्ट ट्रिक। आसान है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, IPMT 2012 का है, और इसके पिछले ही साल मतलब 2011 में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, और 2012 में थोड़ा सा उसी को रिड्यूस करके कम कर दिए थे। क्वेश्चन वही था सेम। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि A1 और A2 दो तुम्हारे पास सब्सटेंस हैं जिनकी हाफ लाइफ 20 सेकेंड 10 सेकेंड है, और जिनकी स्टार्टिंग जो भी वैल्यू है मास 40 ग्राम और 160 ग्राम है। फिर तुमसे बोला है कि वो टाइम कौन सा होगा जब इन दोनों की जो वैल्यू है मास में मतलब सब्सटेंस का वेट है वो बराबर हो जाए, ऐसा कौन सा टाइम होगा, ये तुमसे पूछा है। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि हाफ लाइफ दी हुई है, लेकिन हमको ये कन्फ्यूज़न करता है, ऐसा मन में लगता है कि हो जाएगा पर होता नहीं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो A1 और A2 के लिए अलग अलग इक्वेशन लगाओ। A1 बराबर होगा वही A01 और A2 की पावर माइनस लेमडा 1 और T। टाइम तो दोनों के लिए सेम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो A1 और A2 क्या है, दोनों बराबर है, तो दोनों के लिए जितना टाइम डीके लगेगा वो क्या लगेगा, सेम ही लगेगा ना, तभी जाके ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगे। फिर A2 बराबर लगाओगे तो क्या लगाओगे, A02 E2 की पावर माइनस लेमडा 2 लगाना है, और यहाँ पे T लिखना है। दोनों के लिए तुम्हें टाइम का यूज़ क्या करना है, सेम करना है। अब A1 बराबर A2 ये तुम्हें इक्वेशन में दिया हुआ है, तो ये टाइम कैसे निकालना है, दोनों को ये क्या कर दो बराबर, यहाँ पे हो जाएगा A01 E2 की पावर माइनस लेमडा 1T बराबर A02 E2 की पावर माइनस लेमडा T2। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं कॉमन टाइप के। A01 और A02 ऐसा नहीं करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, A0 को नीचे पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा E माइनस लेमडा 1T बटे में E माइनस लेमडा 2T बराबर A0 कितना है 160 बटे में ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, नीचे की वैल्यू माइनस में पावर रहती है तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है, ऊपर जाके प्लस होगी तो आधार सामान्य घाते हैं क्या हो जाएगी, घटेंगी। तो कैसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, लेमडा 2T माइनस लेमडा 1T, यही होगा ऊपर जाके बराबर, ये कटेगा कितना बचेगा 4। अब इसका लोगरिथम लेते हैं, E बेस पे है तो ln बेस पे ही लेना पड़ेगा। ln बेस पे इस साइड का E हट जाएगा, ये पूरी वैल्यू आगे जाएगी, और यहाँ पे ln 4 हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, और मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से T, तो ये T कॉमन ले लिया बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ln बेस पर 4। ये हमारे पास अभी फाइनल आया नहीं, ये पर इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई। कभी और क्वेश्चन आए इस टाइप का तो तुम इसी फॉर्मूले का यूज़ यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तुम्हें जितनी वैल्यू दे है उतनी काट के लिखनी है यहाँ पे ना, इसमें 4 दिया था इसलिए मैंने 4 लिखा है। अब क्या करना है, लेमडा 2 और लेमडा 1 तुम्हें किससे पता करने पड़ेंगे, T हाफ लाइफ से। इसकी हाफ लाइफ 20 सेकेंड, इसकी हाफ लाइफ इतनी है, तो लेमडा 1 बराबर 0.693, इसी को अपन ln बेस पे भी वो लिखे थे, ln2 लिखे थे, फॉर्मूला भी लिखे थे। ln2 बटे में क्या आ जाएगा, T हाफ 1 कितना है 20 सेकेंड, पहले वाले का 20 सेकेंड। लेमडा 2 बराबर कितना हो जाएगा, ln बेस पर 2 बटे में 10 सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो लेमडा 2 लेमडा 1, ln बेस यहाँ पे आ जाएगा ln2 बटे में 20 10 माइनस ln2 बटे में क्या आ जाएगा 20, और यहाँ पे t इंटू में है बराबर ln क्या है 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 ln2 लिख सकता हूँ। ln कॉमन लेके यहाँ से क्या कर दो, काट दो, 1/10 माइनस 1/20 बचेगा 1/20, घटा पिटा के देख लेना, ये बचेगा यहाँ पे t भी बराबर क्या हो जाएगा 2, तो t बराबर क्रिस क्रॉस करोगे तो 40 सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर है गुरु। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टफ लेवल का ही मानेंगे इसको, और अभी इस दौरान तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और रिड्यूस करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो अब तुमसे क्या पूछ सकता था इससे ज़्यादा, तो 2011 में देखो क्या पूछा था, ये सब तो करो, है ना, यहीं पे आंसर खत्म नहीं हो रहा था, ये सब तो करो, और 40 सेकंड लग रहे हैं बराबर होने में। तो इस दौरान इन दोनों की कितने रिड्यूस हो चुके होंगे, मतलब इनकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो चुकी होगी, तो 40 सेकंड तुम्हें लगा के देखना पड़ेगा फॉर्मूले में कि कितना रिड्यूस हो चुका होगा।
बड़ा टास्क था उस टाइम पे। अब इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इतने टफ करना भी मत, ठीक है। अभी मेरी साइड से इतने क्वेश्चन है, बाकी कॉमन टाइप के क्वेश्चन है यार, वो तो तुम कर ही लोगे, केमिस्ट्री में भी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहें और